दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फंगल नेल इन्फेक्शंस के बारे में कि आखिर ये होता क्या है, इसको कैसे डायग्नोज करें या इसे ट्रीटमेंट इसका किस लाइन पर किया जाता है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि आखिर फंगस होता क्या है, ये किस किस बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों फंगस एक टाइप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो कि शरीर के कई हिस्सों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर ये नेल्स को इन्फेक्ट करता है तो इसे फंगल नेल इन्फेक्शंस बोलते हैं, या उसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है उसे ओनाइकोमाइकोसिस बोलते हैं। तो उस बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर फंगल नेल इन्फेक्शंस है आपको या किसी आपके आसपास के लोगों को, तो आप कैसे जानेंगे कि वो इन्फेक्शन जो है वो फंगस के द्वारा किया गया है या दैट इज कॉज्ड बाय फंगस। तो दोस्तों इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो उसमें कहीं ना कहीं जो नेल का थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाता है, मोटापन जो है नेल का बढ़ जाता है, उसका डिस्कलरेशन हो जाता है, मीन्स आप बोलिए तो उसमें पीलापन आ जाता है, या जो उसकी चमक होती है, जो लश्चर बोलते हैं, एक नाखून की एक कैरेक्टरिस्टिक जो शाइन होती है वो चली जाती है। ये नेल जो है आपका ब्रिटल हो सकता है, मीन्स ये टूटने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोन रहेगा, टूटने की संभावना उसमें ज़्यादा रहेगी। शेप में कहीं ना कहीं इसके चेंजेस आ सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट हो सकता है या लूज हो सकता है, अपने नेल बेड से ये काफ़ी लूज हो जाता है, टूटने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये तो है कि फंगल नेल इन्फेक्शन जो है इसको आप कैसे डायग्नोज करें या कैसे आप समझें कि ये इन्फेक्शन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं या एरियाज हैं जिनको ये फंगस मेनली इन्फेक्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि फंगस बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। मोस्टली जो अभी हम सुपरफिशियल पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो स्काल्प है, जहाँ पे आपके बालों का जो हिस्सा होता है वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेल बेड को मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन वहाँ होने का भी चांसेस बहुत होता है। तीसरी जगह जो होती है बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं क्लिनिक्स में, वो है ग्रॉइन एरिया। ग्रॉइन एरिया का मतलब हुआ कि आपके जांघों के पास का जो पार्ट है वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसका जो मेन कॉज होता है दोस्तों वो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। मैं कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिससे आपको नेल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ पर पसीना ज़्यादा होता है या वहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होता है तो वहाँ पर चांसेस ऑफ नेल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो एरिया है जो बहुत ही कॉमनली इन्वॉल्व होता है वो है फुट, पैरों का हिस्सा जो आप बोलते हैं, तलवा या जो एंकल के नीचे का पोर्शन है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एथलेटिक फुट बोलते हैं। एथलेटिक फुट मेनली जो होता है उसमें जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें ये वेब स्पेस जो बोलते हैं, ये दो उंगलियों के बीच का जो हिस्सा होता है इसे वेब स्पेस बोलते हैं। तो वहाँ पर जो पसीना इकट्ठा होता है और उसके कारण फंगस के इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये किनको होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बॉडी में कोई भी जो इन्फेक्शन होता है उसका सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो, अगर आपके बॉडी की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो अगर कम हो जाती है तो इसके होने के चांसेस या किसी भी जो बीमारी या रोग के होने की संभावना होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो सिमिलरली फंगल इन्फेक्शंस में भी होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी किसी न किसी कारण से कम है तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आखिर ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है आपकी। तो दोस्तों सबसे कॉमन और जो एक प्रमुख कारण डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं वो है डायबिटीज़। दूसरी जो चीज़ आती है वो होती है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ बोलते हैं, पीएडी या पीवीडी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली स्मोकर्स में होता है या ओल्ड एजेड में होता है। तो उसमें पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है उस एरिया का वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाता है। तो उसके कारण
ये फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है नेल्स में। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो कहीं ना कहीं नेल इंजुरी से रिलेटेड है, या उसके कारण जो आपके नेल में डिफॉर्मिटी आती है शेप में, या उसके जो उसका प्रॉपर जो शेप होता है वो कहीं ना कहीं एक बार जब बिगड़ता है तो उसमें भी नेल इन्फेक्शन होने के चांसेस, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है इनग्रोइंग टो नेल। इनग्रोइंग टो नेल का मतलब मैं आपको समझाऊं कि ये जो मैं शायद आपको दिखा पा रहा हूँ कि जैसे ये मेरा नाखून है, तो ये जो साइड का एरिया है, कई बार ऐसा होता है कि इसमें अंदर की तरफ ये नाखून मुड़ के अंदर की तरफ चला जाता है, तो उसे इनग्रोइंग ऑफ नेल्स बोलते हैं। और ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होता है और बहुत ही कॉमनली मैंने लोगों में देखा है। तो दैट इज ऑल्सो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, वो भी एक प्रमुख कारण है फंगल इन्फेक्शंस डेवलप होने का, या उसका एक प्रिकर्सर बोलिए फंगल इन्फेक्शन होने का एक जो एक जरिया बन जाता है ये। इसका दोस्तों मेन जो रीज़न होता है वो ऐसा है कि उसमें जो नेल डेब्री बोलते हैं या डर्ट जो होता है वो कलेक्टेड रह जाता है, वो क्लीन नहीं हो पाता है। इवन अगर हम नाखूनों को काटते हैं फिर भी वो रह जाता है, तो उसके कारण जो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस बारे में और मैं बताऊं तो इसमें कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को ये नेल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है कि आपको भी ये हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है। एज द एज इंक्रीजेज, मतलब बुढ़ापे में या ओल्ड एज में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर्टिकुलरली कुछ लोग हैं जैसे स्विमर्स हैं या एथलीट्स हैं, उनमें ये फंगल नेल इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इसका मैं कारण बताऊं कि एथलीट्स लोग जो होते हैं वो यूजुअली जो शू वियरिंग रहती है उनकी, और उसके कारण जो फ्रिक्शन जनरेट होता है और कंटिन्यूसली या एक्सेसिवली जो स्वेटिंग होती है, तो वो एक कहीं ना कहीं उनको इस फंगल नेल इन्फेक्शन डेवलप कराने के लिए ज़्यादा प्रोन बनाता है। स्विमर्स की मैं अगर बात करूं तो उसमें प्रमुख कारण जो होता है कि वो पब्लिक पूल यूज़ करते हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे फंगस होते हैं जो कि इन्फेक्शन कराने के लिए काफ़ी मेन पॉजिटिव एजेंट एक्ट करते हैं। क्योंकि इसलिए दोस्तों इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको मैं बताऊंगा कि इसीलिए हम यूजुअली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो हमेशा स्लीपर्स या इस तरह का इस्तेमाल करें, खाली पैर वो ना घूमें, ताकि जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। अब दोस्तों आती है बात कि आखिर हम इसको डायग्नोज कैसे करें। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आइडियली आपको किसी हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। बट अगर आप इसको एक बेसिक आइडिया जैसे मैंने आपको दिया कि क्लिनिकली इसको देखने के बाद ये समझ में आ जाता है कि ये फंगल नेल इन्फेक्शन ही है। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किए, जैसे कि इसमें पीलापन आना, इसके शाइन का जाना, इसमें मोटापन, इसका सॉफ्ट और ब्रिटल होना, टूटने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं जिसको आप इजीली देखकर डायग्नोस कर सकते हैं कि ये फंगल नेल इन्फेक्शन ही है। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें जो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं वो नेल स्क्रैपिंग लेते हैं, और या तो नेल का क्लिपिंग करके वो नेल का एक हिस्सा लेते हैं जिसको वो कल्चर के लिए भेजते हैं। तो उसमें पर्टिकुलरली पता चलता है कि कौन से टाइप का फंगल नेल इन्फेक्शन है आपको। ये ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं काफ़ी मददगार साबित होता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट की ओर हमें बढ़ना होता है। तो ट्रीटमेंट जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है प्रिवेंशन के बारे में। मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ट्रीटमेंट तो चलिए, जब एक बार डिजीज़ आपको हो जाती है या बीमारी हो जाती है तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। बट दोस्तों कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि अगर आप उसको प्रिवेंट करके उस चीज़ को बीमारी में डेवलप होने से बच सकते हैं तो ये हमेशा अच्छी चीज़ है।
और सभी को जानना चाहिए कि किसी भी बीमारी के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या हैं। तो हम बात करते हैं कि नेल फंगल इन्फेक्शंस के प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या क्या आता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हाइजीन के बारे में है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हाइजीन नेल्स की जो हम मेंटेन करेंगे वो कैसे कर सकते हैं, तो हम नेल्स को रेगुलरली नाखूनों को काट सकते हैं क्लिपिंग करके, ठीक है। अगर इनग्रोइंग टोनेल है आपको तो उसमें आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल की मदद लें, क्योंकि यूजुअली इनग्रोइंग टोनेल को हमें रिमूव करना होता है, पूरी तरह से निकालना होता है, उसके बाद ही ये ठीक हो पाता है। दूसरी चीज़ जो है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेल फंगल इन्फेक्शंस को डेवलप होने में, मैंने बताया कि टाइट वियरिंग शूज़ अगर आप पहन रहे हैं और स्पेशली विदाउट सॉक्स पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सेसिव जो स्वेटिंग होती है या पसीना होता है उसका पॉजिटिव एजेंट होता है और फंगल इन्फेक्शन को ये काफ़ी प्रमोट करता है। तो दोस्तों इसमें मैं जो एडवाइस करता हूँ उसमें आपको ऐसा है कि आपको कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए, खासकर जो कई सारे ऐसे शूज़ होते हैं जिसमें एयर सर्कुलेशन वगैरह या पोरस टाइप के वो पोर्स होते हैं जिसमें एयर एंट्री इंश्योर की जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं स्वेटिंग कम होती है और फंगल नेल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है प्रॉपर शूज़ के साथ आपको सॉक्स पहनना चाहिए और पर्टिकुलरली कॉटन सॉक्स जो कि आपके अगर स्वेट जनरेट होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो उससे भी जो नेल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, एक बार जब आप शूज़ उतारते हैं तो अपने फुट को प्रॉपरली सोप वाटर से क्लीन करें ताकि उसमें अगर कोई भी जो पसीने का अंश है तो वो क्लीन हो जाए। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें है जो कि कभी भी दोस्तों आप अपने टॉवेल्स को, स्लीपर्स को या शूज़ को या सॉक्स को, इवन अपने नेल क्लिपर्स को भी, जो नेल कटर होते हैं उनको आप दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रमुख कारण होता है इन्फेक्शन को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाने के लिए। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप इस तरह की चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरी चीज़ जो होती है, अगर जैसे फीमेल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे वो सैलून जाती हैं और पेडिक्योर वगैरह कराती हैं तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी वो सैलून में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि नेल क्लिपिंग के लिए या फुट क्लीनिंग के लिए, तो उसको वो प्रॉपर सैनिटाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो कई सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन हो और उसके बाद विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन आप पे वो इंस्ट्रूमेंट्स अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपको भी वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है, आप एंटी फंगल स्प्रेज आते हैं, अगर आप उसके लिए प्रोन हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आप डायबिटिक हैं या आपके फुट में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो एंटी फंगल स्प्रेज या पाउडर आते हैं, उनको आप अपने शूज़ के अंदर स्प्रे कर सकते हैं या रख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ जो मैं और एडवाइस करता हूँ वो ऐसा है कि अगर आप ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से शूज़ इस्तेमाल करें तो वो बेटर रहता है, क्योंकि जो पुराना जो आपका शूज़ है या फुटवेयर है वो आप धूप में रख दें तो वो कहीं ना कहीं जो उसमें स्वेट का हिस्सा है या अंश है वो क्लीन हो जाता है, सूख जाता है कुछ। और एक बार अगर एस्टैब्लिश्ड इन्फेक्शन हो जाता है तो दोस्तों कुछ एक ड्रग्स होते हैं एंटी फंगल ड्रग्स, जैसे टर्बिनाफिन है या आइट्राकोनाजोल है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो ट्रीटमेंट होता है वो आप बोलिए तो थोड़ा लंबा चलता है, अराउंड 1 ईयर तक चलता है। जो फिंगर्स के नेल इन्फेक्शन होते हैं वो कंपैरेटिवली पैरों के नेल इन्फेक्शन के कंपैरिजन में जल्दी हील हो जाता है, अराउंड आप 6 मंथ्स बोल लीजिए। बट पैरों के जो नेल इन्फेक्शन है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अराउंड 1 ईयर आप मान के चलिए कि उसको कम्प्लीटली हील होने में लग जाता है। तो आप इसमें डॉक्टरी सलाह के साथ वो एंटी फंगल ड्रग इस्तेमाल करें। और दोस्तों मैं आपको एक स्पेसिफिक कॉशन के साथ बताना चाहूँगा कि एंटी फंगल ड्रग्स जो होते हैं उनका लिवर जो फंक्शन होता है उस पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो विदाउट एनी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स कंसल्टेशन आप उसको लॉन्ग टर्म तक ना लें प्लीज़,
क्योंकि इसमें आपका लिवर डैमेज हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म विदाउट प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन या विदाउट एनी प्रॉपर कंसल्टेशन आप लॉन्ग टर्म तक एंटी फंगल ड्रग्स लेते रहते हैं, तो ये आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। तो आप नेल इन्फेक्शन को ठीक करने के चक्कर में आप अपना लिवर डैमेज ना कर लें। तो ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि विदाउट कंसल्टेशन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल आप इन ड्रग्स को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू ना करें। और दोस्तों एक चीज़ जो मुझसे बहुत ही कॉमनली पूछी जाती है वो है कि क्या इस पे टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट्स काम करेंगे? तो दोस्तों मैं बताऊं कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बार जो फंगल इन्फेक्शन है आपके नेल को इन्फेक्ट कर चुका है तो लॉन्ग टर्म थेरेपी आपको या सिस्टमिक या एंटीबायोटिक्स आपको एंटी फंगल ड्रग लेने ही पड़ेंगे। वो टॉपिकल एंटी फंगल ऑइंटमेंट से या ड्रग से वो नहीं ठीक होने वाला है। और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको दोस्तों कि आप मेनली फुट हाइजीन पर या अपने हैंड हाइजीन पर ध्यान दें। और एक चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिनको जो ज़्यादा प्रोन है, जैसे जिनके फैमिली में ये हिस्ट्री है फंगल नेल इन्फेक्शंस की, वो ट्री ऑयल होता है एंड अलॉन्ग विथ ऑलिव ऑयल उसको मिक्स करके आप नेल्स पर अप्लाई कर सकते हैं रात में सोने के पहले। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये सारी जो बातें थी ये नेल फंगल इन्फेक्शंस के बारे में थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।